चलिए शुरू करते हैं। लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। आप अगर प्रांजपे की बुक ले रहे हो तो ओपन करके बैठ जाओ। चलिए, लीगल राइट्स। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं जब पढ़ाऊंगी तो कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो वो मैनेज कर लेना आप। देखो, लीगल राइट्स, राइट्स कहते किसको हैं? तो अगर जनरल वे में मैं बात करूं तो राइट्स जो होते हैं ये एक तरीके से इंटरेस्ट होते हैं विच आर प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ जस्टिस कह दो, या विच आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट कह दो। तो इसके रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे सामंड है, सामंड क्या कहते हैं कि जो लीगल राइट्स होते हैं या राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक तरीके का इंटरेस्ट होता है, हित होता है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ रूल ऑफ लीगल जस्टिस। यानी कि ये जी, मैम एक बार रिपीट कर दो क्या, थोड़ा सा भी हाँ क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राइट्स आपको करा रही हूँ, लीगल राइट्स की डेफिनेशन करा रही हूँ। सामंड इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जो लीगल राइट्स होते हैं ये हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ रूल ऑफ लीगल जस्टिस। यानी कि एक ऐसा हित, एक ऐसा इंटरेस्ट जिसको कि रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि रिकॉग्निशन दी जाती है और प्रोटेक्ट किया जाता है जस्टिस के थ्रू, लीगल जस्टिस के थ्रू कह दो आप या स्टेट के थ्रू कह दो। ठीक है, यानी कि जो राइट्स है इनका जो मेन कंसर्न होता है वो इंटरेस्ट होता है। राइट्स जो होते हैं, अगर जनरल टर्म में मैं बात करूं तो दो तरीके के होते हैं, लीगल राइट्स और मोरल राइट्स। ठीक है, लीगल राइट्स विच आर अगेन लीगली प्रोटेक्टेड, और मोरल राइट्स जो होते हैं वो लीगली प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय योर इनर मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी पे बेस्ड होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि लीगल राइट्स के अंदर मोरालिटी भी इन्वॉल्व होती है और कभी कभी मोरालिटी नहीं भी इन्वॉल्व होती है, तो दोनों तरीके के राइट्स होते हैं। ये थी हमारी सामंड की डेफिनेशन राइट्स को लेकर के। अब हियरिंग की डेफिनेशन क्या है? देखो, वैसे तो बहुत सारे जो जूरिस्ट हैं उन्होंने डिफाइन किया है राइट्स को, पर ये मैं आपको वो वाले डेफिनेशन दे रही हूँ जिसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली याद रख सको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक तो सामंड की डेफिनेशन आप याद रख लेना, चाहे तो आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हुए होंगे तो लिखते जाओ कि कौन कौन सी डेफिनेशन है। बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड डेफिनेशन है इहरिंग, रुडोल्फ वॉन इहरिंग। इहरिंग की एक बुक थी, जब आप स्कूल पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था। इस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने राइट्स को डिफाइन किया, और राइट्स को डिफाइन करते हुए इन्होंने क्या किया कि जो राइट्स होते हैं ना ये क्या होते हैं? लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। मतलब जितने भी ये जूरिस्ट हैं मोस्टली राइट्स को लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट ही बता रहे हैं, इंक्लूडिंग रोस्को पाउंड। रोस्को पाउंड भी इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, बट रोस्को पाउंड की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें उन्होंने इसमें इंक्लूड कर दी है। ठीक है, फिर उसके बाद कोहलर। कोहलर क्या कहते हैं? कोहलर कहते हैं कि जो लीगल राइट होते हैं ना ये एक तरीके का रिलेशन होता है। लीगल राइट्स एज अ रिलेशन सैंक्शनड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लीगल ऑर्डर। एक ऐसा संबंध होता है लीगल राइट्स जो कि सैंक्शनड होते हैं, मतलब उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, और प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द लीगल ऑर्डर। अगर इनका इंफ्रिजमेंट किया जाए तो पेनल्टी लगेगी, और इसको प्रोटेक्ट किसके थ्रू किया जाता है? बाय द लीगल ऑर्डर। लीगल ऑर्डर से हमारा क्या मतलब है? स्टेट से है। ठीक है, तो ये हुई हमारी लीगल राइट की डेफिनेशन। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक केस लॉ भी आता है राइट्स के पर्सपेक्टिव में, कि जो राइट्स होते हैं ना, लीगल राइट्स और ड्यूटी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेटिव होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। पर कोरिलेशन बताने से पहले ड्यूटी की डेफिनेशन समझो कि ड्यूटी होती क्या है। तो देखो, ड्यूटी जो है ना, ड्यूटी एक ऐसा एक्ट होता है जो कि हमें करना चाहिए। इट इज एन एक्ट विच वन ought टू डू, जो किसी को करना चाहिए।
ठीक है, मतलब ये एक तरीके से शुड भी है, मतलब ड्यूटी जो है एक तरीके का ओब्लिगेटरी एक्ट है, इट इज एन ओब्लिगेटरी एक्ट, ठीक है, ऑब्लिगेशन होती है सामने वाले पे कि आपको ये करना चाहिए, मतलब इट इज एन एक्ट द अपोजिट ऑफ विच वुड बी रॉन्ग, अगर आप नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ड्यूटी जो है, ड्यूटी भी दो तरीके की होती है, मोरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी अगेन ये भी लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होती है, लॉ आप लॉ इम्पोज करता है लीगल ड्यूटी को, और मोरल ड्यूटी के ऊपर रूल ऑफ मोरालिटी एप्लीकेबल हो जाता है, उसके थ्रू इन्फोर्सेबल होती है। तो ये जो लीगल ड्यूटी है, सॉरी ड्यूटी, लीगल ड्यूटी एंड लीगल राइट्स, देखो हम यहाँ पे जो मेन फोकस करेंगे वो मोरालिटी पे नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ जो हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज के पर्सपेक्टिव में फोकस है वो है लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज के ऊपर। मोरालिटी को अब आप साइड कर दीजिए, क्योंकि वो मैंने सिर्फ आपको काइंड्स बताए हैं कि मॉरल ड्यूटी क्या होती है और लीगल ड्यूटी क्या होती है, मॉरल राइट्स और लीगल राइट्स ये दो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, कोरिलेशन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेटिव्स होते हैं, लीगल ड्यूटी और ड्यूटी और राइट्स कैसे होते हैं, देखो ऐसा कहा जाता है कि राइट्स और ड्यूटीज जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। साथ कैसे चलते हैं, देखो हर एक राइट के लिए, फॉर एवरी राइट देयर मस्ट बी ए कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन समवन एल्स, मतलब हर एक राइट के लिए किसी दूसरे के ऊपर, मतलब अगर मेरा कोई राइट है तो उस राइट के पर्सपेक्टिव में या उसके कोरिलेशन में किसी दूसरे की ड्यूटी बनती होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपका राइट है राइट टू गेट एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन लेने का आपका राइट है। अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं बोलूं तो आपका राइट है कि आप मुझसे, आप टीचर से पढ़ो, ठीक है। अब आपके कोरिलेशन में मेरी क्या ड्यूटी है, यानी किसी फैकल्टी की क्या ड्यूटी है, राइट टू टीच, आपको पढ़ाना, ठीक है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कोरिलेटिव्स हुए, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, मतलब को एक्सटेंसिव है। अब इसी को डिफाइन करते हुए एक केस आया जिसमें कि इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। केस का नाम था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1977, AIR 1977, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लीगल राइट्स को और ड्यूटीज के पर्सपेक्टिव में क्या बोला कि स्ट्रिक्ट सेंस में जो लीगल राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स आर कोरिलेटिव्स ऑफ legal rights are correlatives of legal duties and are defined as interest which the law protects by imposing corresponding duties on others। अगर लिख रहे हो तो बोलो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी मैम बोल रहा हूँ। नोट कर रहे हो, ओके, ठीक है। केस का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1977। The Supreme Court held that in a strict sense, legal rights are correlatives of legal duties. Legal rights are legal rights are correlatives of legal duties. Legal duties and are defined as interests
which the law protects, defined as interests, which the law protects by imposing corresponding duties by imposing corresponding duties on others. ये मैम ये केस तो गवर्नमेंट के बीच में चला ना, स्टेट वर्सेस सेंटर हाँ में। जी 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 बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल मेन क्रक्स क्या था इसके अंदर कि देखो फैक्ट्स तो अब मुझे भी इसके याद नहीं है, ओके है ना, पर हाँ ये लैंडमार्क जजमेंट था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम ड्यूटीज अपार्ट फ्रॉम लीगल एंड मोरल कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, तो देखो ड्यूटीज जो होती है ना वो मोरल और लीगल तो एक अलग पार्ट हो गया, वो तो मेन तो दो ही तरीके की होती हैं, बट लीगल ड्यूटीज के भी कुछ प्रकार हैं। लीगल ड्यूटीज भी कुछ अलग तरीके की होती हैं, उसके और अलग फर्दर इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला आता है पॉजिटिव एंड निगेटिव ड्यूटीज, जो फर्स्ट काइंड है इसका दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव ड्यूटीज। तो पॉजिटिव ड्यूटी क्या हुई, पॉजिटिव ड्यूटी जब लॉ ऑब्लाइज करता है टू डू एन एक्ट, जब लॉ हमें ये कहता है कि आप कुछ करिए, ठीक है, कुछ करने को कहता है। कुछ करने को कैसे कहता है कि सपोज अगर आपने किसी से कोई मनी ली है, राइट, तो अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको पे ऑफ करो। ठीक है, तो ये क्या है, आप उसे करो, दिस इज पॉजिटिव ड्यूटी। निगेटिव ड्यूटी क्या है कि जब लॉ आपको मना करता है कुछ करने के लिए, ठीक है, टू फॉरबियर फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, मना करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हाँ आपने कोई लैंड ली है, राइट, तो अब दूसरा पर्सन जो है, दूसरे पर्सन को लॉ मना करता है कि आप उस लैंड में इंटरफेरेंस क्रिएट ना करें। ठीक है, ना करना मतलब नॉट टू डू, दैट इज कॉल्ड निगेटिव ड्यूटी। वो उस पर्सन के ऊपर निगेटिव ड्यूटी होगी कि आपको नहीं करना है। किसी चीज के लिए बोलना कि आपको इसे करना है वो पॉजिटिव हो गया, और किसी चीज के लिए मना करना कि आपको ये नहीं करना है वो निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से जो ड्यूटीज होती हैं पॉजिटिव और निगेटिव ड्यूटीज होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटीज। तो प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है, विच एग्जिस्ट पर से, यानी कि जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल किसी को चोट ना पहुंचाना, ठीक है, पर्सनल इंजरी ना कोज करना, ये आपकी प्राइमरी ड्यूटी है कि भैया आप रोड पे जा रहे हो तो कोशिश करो कि किसी को चोट ना लगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी ड्यूटी हो गई। सेकेंडरी ड्यूटी क्या होती है, सेकेंडरी ड्यूटी जो होती है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होती है, वो प्राइमरी ड्यूटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी ड्यूटी आपकी क्या है कि आप किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। सेकेंडरी ड्यूटी क्या बनेगी कि अगर चोट लग गई, इंजरी अगर आपने कर दी, तो आपकी ये सेकेंडरी ड्यूटी है कि अब आप उसको कंपनसेट करोगे। तो यानी कि जो सेकेंडरी ड्यूटी होती है वो हमेशा प्राइमरी ड्यूटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस उसका नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की आती है एब्सोल्यूट एंड कोरिलेटिव ड्यूटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ड्यूटीज जो होती हैं ये हमेशा स्टेट के प्रति होती हैं। स्टेट के प्रति कैसे होती हैं कि अगर आप इनका ब्रीच करते हो इन ड्यूटीज का तो वो क्राइम कहलाता है। जैसे कि स्टेट के प्रति आपकी ड्यूटी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करोगे, राइट, लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते हो तो ये क्या बन जाएगा, क्राइम बन जाएगा। सपोज कोई जा रहा है या आप रास्ते से जा रहे हो और आपने किसी का मर्डर कर दिया, क्योंकि मर्डर किस चीज में आता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है,
तो लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन नहीं किया, मर्डर कर दिया, तो ये क्या बन गया? क्योंकि स्टेट के प्रति आपकी ड्यूटी थी कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, बट आपने क्राइम कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये क्राइम हो गया, क्योंकि स्टेट के प्रति जो ड्यूटी आपकी बन रही थी आपने उसको वायलेट किया। तो ये हुई एब्सोल्यूट ड्यूटी का प्रकार। दूसरे तरीके की होती है रिलेटिव ड्यूटी। रिलेटिव ड्यूटी जो होती है ये हमेशा किसी पर्सन के प्रति होती है। पर्सन के प्रति कैसे होती है कि सपोज आपने अगर किसी से डेप्ट लिया है ना, पहले वाला एग्जांपल ही मैं दूंगी, तो आपकी उस पर्सन के प्रति क्या ड्यूटी है कि आप उस डेप्ट को पे ऑफ करो, ठीक है। अब आप उस डेप्ट को नहीं लेते हो, वो लोन देने से आप मना कर देते हो कि नहीं मैं नहीं दे रहा, या मैंने कब लिया था, ऐसे कर देते हो, तो अब ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे क्या होगा? उसको सिविल इंजरी पहुंचेगी, ठीक है, ये सिविल होगा, और इसका जो रिड्रेसेबल होगा वो क्या होगा? कंपनसेशन होगा, कि आप सामने वाली पार्टी को कॉम्पनसेट करोगे या रेस्टिट्यूट करोगे। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट ड्यूटी अलग होती है और रिलेटिव ड्यूटीज अलग होती है। एब्सोल्यूट ड्यूटी स्टेट के प्रति होती है और उसका वायलेशन क्राइम होता है, और रिलेटिव ड्यूटी पर्सन के प्रति होती है और उसका जो वायलेशन है या इंफ्रिंजमेंट है वो सिविल इंजरी होती है, सिविल क्राइम होता है, सिविल होता है, सॉरी क्राइम नहीं कहेंगे, सिविल कहेंगे। तो मैडम इसमें केस भी हो सकता है क्या? किस में? ये जो आपने रिलेटिव बताया, रिलेटिव ड्यूटी में। हाँ, तो होते नहीं है, सिविल सूट डालते तो हो आप। नहीं, किसी से लोन मांगते हो, लोन देने से मना कर दिया तो हम कैसे नहीं, देखो सुनो, लोन मांग कर और सामने वाला मना कर रहा है तो उसका कोई ड्यूटी थोड़ी ना बनती है कि वो आपको लोन देगा। ये तब है जब उसने आपको लोन दे दिया और आप वापस नहीं कर रहे हो, तो उसका तो राइट है ना अपना पैसा वापस लेना, और आपकी ड्यूटी है उसके पैसे देना, ओके। है ना। तो अगर आप नहीं देते हो तो सामने वाला पर्सन तो आपके ऊपर सिविल सूट लेके आएगा ना, उसको तो भाई इंजरी हुई है, उसका पैसा गया है। तो ये एक तरीके से सेकेंडरी हो गई ना, ये जो आप सेकेंडरी ड्यूटी बता रहे सेकेंडरी आप, हाँ सेकेंडरी भी आप कह सकते हो, हो। बट यहाँ जब हम इसको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे तो रिलेटिव ड्यूटी के अंदर आएगा, है ना। जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की, हाँ ये हो गए हमारे ड्यूटीज के प्रकार। ये 3 तरीके की होती है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटीज। अब आते हैं हमारे लीगल राइट्स के ऊपर, ठीक है। लीगल राइट्स जो हैं, लीगल राइट्स की कुछ लीगल राइट जैसे मैंने आपको बताया लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ थ्योरीज हैं, मेनली लीगल राइट्स के रिगार्डिंग। कुछ बुक्स में आपको 2 टाइप की थ्योरी मिलेंगी, ठीक है, और कुछ में आपको 3 प्रकार की थ्योरी मिलेंगी लीगल राइट्स के पर्सपेक्टिव में। एनवी ब्रांच पे में आपको 3 प्रकार की थ्योरी मिलती है लीगल राइट्स की: इंटरेस्ट थ्योरी, प्रोटेक्शन थ्योरी, और सॉरी इंटरेस्ट थ्योरी, विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी और प्रोटेक्शन थ्योरी। ये 3 थ्योरी जो है ये एनवी ब्रांच पे में मेंशन है, और विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी ये अदर बुक्स में मेंशन की गई है, प्रोटेक्शन थ्योरी को नहीं लेते हैं। यानी मेनली 2 ही तरीके की थ्योरीज होते हैं, विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी। तो विल थ्योरी क्या कहती है लीगल राइट के पर्सपेक्टिव में? विल थ्योरी ये कहती है, ये जो विल थ्योरी है इसके जो मेन सपोर्टर हैं वो हीगल, कांट, यूम, ठीक है, ये इसके मेन सपोर्टर हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो राइट है ना वो अपने आप में ही, यानी कि इनहेरेंट एट्रीब्यूट है ह्यूमन विल का, ठीक है। ये किसी भी ह्यूमन इच्छा के अंदर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है, राइट जो होता है। यानी इसका जो राइट का जो सब्जेक्ट मैटर है ना ये कहाँ से डिराइव होता है? ह्यूमन विल से डिराइव होता है, व्यक्ति की इच्छा से डिराइव होता है राइट का सब्जेक्ट मैटर। ये थ्योरी क्या कहती है कि केवल एक राइट ही होता है, ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपनी विल को एक्सप्रेस करता है, अपनी इच्छा को जो है ना वो बताता है, ये विल होती है उसकी।
तो यहाँ जो विल थ्योरी है, विल थ्योरी ये कहती है कि राइट वैसे कुछ नहीं होता है, केवल किसी पर्सन की जो विल होती है उसी को हम राइट मानते हैं, है ना, कि आपका मन क्या है, आपका मन पढ़ाई करने का है तो मतलब ये आपका राइट हो गया। ये ऐसा मैं नहीं, ये थ्योरी कह रही है ऐसा, विल थ्योरी ऐसा कहती है। ऑस्टिन भी जब इसको डिफाइन करते हैं, ऑस्टिन ये कहते हैं कि ये तो बेसिकली ये कहते हैं कि जो विल होती है ना, ऑस्टिन और होलैंड ये दोनों कहते हैं कि जो विल है ना, विल इज द मेन एलिमेंट ऑफ अ राइट। किसी भी राइट का जो मेन एलिमेंट है वो विल होता है। अब इस विल थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसाइज किसने किया है? वैसे तो कई सारे जूरिस्ट ने किया है, बट डिग्विट यहाँ पे मेन है। डिग्विट ये कहते हैं कि भाई बात ऐसी है, ठीक है चलो आप विल तो कह रहे हो, लेकिन जो लॉ का जो बेस होता है, ठीक है, वो सोशल सॉलिडारिटी होती है, ना कि केवल सब्जेक्टिव विल होती है। सोशल लॉ का जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो एक्ट्स या जो भी चीजें हैं, या मैं कहूँ कि जो सोशल सोलिडारिटी है, सामाजिक समेकता है, उसको प्रोटेक्ट करना है। जबकि विल जो है वो एक एंटी सोशल आइडिया है। कैसे एंटी सोशल आइडिया है? अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके की सोच है, अलग अलग इच्छाएं हैं, ऐसे कैसे सबको उसी उनकी इच्छाओं के अनुसार राइट मिल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि राइट्स जो मिलते हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिलते हैं, और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ क्या वर्ड यूज किया गया? सोशल सोलिडारिटी। यानी कि हर एक पर्सन या हर एक कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और उसी के अनुसार उनको राइट्स दिए जाते हैं, किसी इंडिविजुअल विल का रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है विल थ्योरी का। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट थ्योरी। सेकेंड टाइप ऑफ थ्योरी इज इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी को प्रोपाउंड किया है इहरिंग ने। इहरिंग, हाँ अच्छा, एक और चीज रह गई। विल थ्योरी को ना हम चॉइस थ्योरी भी बोलते हैं। विल थ्योरी को चॉइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड थ्योरी इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी के प्रोपाउंडर क्या है? कौन है इंटरेस्ट थ्योरी के प्रोपाउंडर? है इहरिंग, ठीक है। इंटरेस्ट थ्योरी ये एक तरीके से लीगल राइट का नेचर बताती है कि लीगल राइट की प्रकृति क्या होती है। तो लीगल राइट का नेचर क्या होता है? लीगल राइट का नेचर होता है कि भाई उसको लीगल राइट को क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट थ्योरी, इंटरेस्ट लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट बोला जाता है। जब हम लीगल राइट्स को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं कि लीगल राइट्स क्या होते हैं? लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी यही कह रही है कि भाई जो लीगल राइट है ना, वो और कुछ भी नहीं है, केवल लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है, जिनको कि लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है। ये ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जिनको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, लॉ जिनको प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ये राइट्स होते हैं। यानी कि लीगल राइट्स का जो बेस होता है ना, वो इंटरेस्ट होता है, ना कि किसी की विल से इसका कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि इंटरेस्ट होता है। और लॉ का ये पर्पस है कि वो कुछ इंटरेस्ट को, पॉइंट टू बी रिमेम्बर, सारे इंटरेस्ट की बात नहीं की जा रही है, सर्टेन इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ये लॉ का पर्पस होता है, ना कि किसी इंडिविजुअल विल को प्रोटेक्ट करे। अब इनकी जो थ्योरी है इहरिंग की, ये भी इनकम्प्लीट थ्योरी है, ये भी कंप्लीट नहीं है। कैसे इनकम्प्लीट है? ग्रे इसको क्रिटिसाइज करते हैं, सामंड इसको क्रिटिसाइज करते हैं, और ये दोनों क्रिटिसाइज करते हुए ये बोलते हैं कि भाई ये जो थ्योरी है ना, ये इनकम्प्लीट थ्योरी है। इनकम्प्लीट कैसे है? कि जो इंटरेस्ट थ्योरी है ये केवल पार्टली ट्रू है। पार्टली ट्रू कैसे है? ये कहते हैं कि जो लीगल राइट्स होते हैं ना, इट इज नॉट एन इंटरेस्ट इन इटसेल्फ, अपने आप में ये इंटरेस्ट नहीं होते हैं, बट इट इज ओनली अ मीन्स टू एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू इंटरेस्ट। मतलब ये केवल एक मीन्स है, ठीक है, एक जरिया होते हैं
इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। अपने आप में ये मीन्स नहीं है, अपने आप में ये इंटरेस्ट नहीं होते, बल्कि ये तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक केवल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या एक केवल जरिया होते हैं। तो इसलिए यहाँ ग्रे भी जो है, ग्रे ये कहते हैं, ग्रे और सामंड ये कहते हैं कि भाई ये जो थ्योरी है ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है। अब इन दोनों की जो थ्योरी है, इनसे ये पता चलता है कि कोई सी भी थ्योरी ठीक नहीं है, अपने आप में दोनों थ्योरी कंप्लीट नहीं है। हाँ, बल्कि जब दोनों को एक साथ, दोनों का सिंथेसिस किया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि कोई भी एक करेक्ट पिक्चर निकल के आ सकती है। यानी कि जब हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो क्या कहा जाता है कि कोई भी अगर लीगल राइट होता है तो लीगल राइट के जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो विल और इंटरेस्ट, दोनों इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनको हम अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी दोनों मेन थ्योरी लीगल राइट्स की। अब प्रोटेक्शन थ्योरी भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ बुक्स में आपको प्रोटेक्शन थ्योरी मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन थ्योरी क्या कहती है? प्रोटेक्शन थ्योरी ये कहती है कि भाई देखो, जो स्टेट होता है ना वो सर्वव्यापी है, सब जगह है, ओमनीपोटेंट है। तो किसी भी, कोई भी जो इंडिविजुअल होता है ना उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, स्टेट से अलग किसी की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। तो जितने भी राइट्स हैं वो सब के सब राइट्स किससे बिलोंग करते हैं? स्टेट से बिलोंग करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल से। तो इसलिए किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई भी इंडिपेंडेंट लीगल राइट नहीं होता है। ठीक है, हालांकि अब इस व्यू को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। कैसे रिजेक्ट कर दिया जाता है भाई? अब जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है या अभी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ वेलफेयर स्टेट आ गया है ना, वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है। यानी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर स्टेट में के जो भी हमारी जो पावर्स हैं, राइट, या जो मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामेंट है, वो चूज की जाती है थ्रू द डेमोक्रेसी। यानी लोगों के पास राइट टू वोट, उनका इंडिविजुअल राइट है कि वो जिसे चाहे अपना राजा बनाए, जिसे चाहे ना बनाए। तो इस कंटेक्स्ट में ये जो प्रोटेक्शन थ्योरी है ये भी पूरे तरीके से फेल होती है। क्लियर? यस मैम। ओके, अब आते हैं हम एलिमेंट के ऊपर, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स, या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट। यानी लीगल राइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या 5 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू द लीगल राइट। और सामंड ने इनको बताया है। ठीक है, सामंड बताते हैं कि 5 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी लीगल राइट का। पहला एलिमेंट है द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। पर्सन ऑफ इनहेरेंस, पर्सन ऑफ इनहेरेंस कौन होता है? जिसके अंदर राइट वेस्टेड होता है, जो कि मैम एंटाइटल दोबारा होता है। रिपीट कर दिए, आवाज कुछ कटते आ रही है किसी का। विजय जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। कर दिया मैंने इनका माइक ऑफ। ओके। हाँ, पहला एलिमेंट है पर्सन ऑफ इनहेरेंस, द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। ठीक है, पर्सन ऑफ इनहेरेंस कौन होता है? जिसके पास लीगल राइट होता है। ठीक है, द पर्सन हु ओन्स द लीगल राइट। दूसरा एलिमेंट है द पावर ऑफ इंसीडेंस। द पावर ऑफ इंसीडेंस, या हम कह सकते हैं द पर्सन ऑफ इंसीडेंस। इसको आप पर्सन ऑफ इंसीडेंस कर लो, उससे ज्यादा अच्छा याद रहेगा आपको। पर्सन ऑफ इंसीडेंस, पर्सन ऑफ इंसीडेंस वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट ये राइट होता है, यानी जिसकी कोरिलेटिव ड्यूटी होती है। एक को राइट मिलता है तो दूसरे की क्या बनती है? ड्यूटी बनती है। तो पर्सन ऑफ इंसीडेंस कौन हो गया? जिसके पास कोरिलेटिव ड्यूटी है, जिसके अगेंस्ट में लीगल राइट अवेल होता है।
मैम एक बार पर्सन ऑफ इनहेरेंस भी दोबारा समझा दीजिए, नहीं समझ आया। पर्सन ऑफ इनहेरेंस जिसके पास लीगल राइट होता है, सब्जेक्ट ऑफ राइट हम जिसको कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई लैंड है, ठीक है, मैं उसकी ओनर हूं, तो मैं क्या हो गई, मेरे पास राइट है उस लैंड का, ठीक है, तो एब्सोल्यूट राइट मेरे पास है उसका, तो मैं क्या हो गई, पर्सन ऑफ इनहेरेंस, ओनर ऑफ द राइट हम इसको कह सकते हैं, ओनर ऑफ द राइट। ठीक है, दूसरा हो गया पर्सन ऑफ इंसीडेंस, इसको हम सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी भी कह सकते हैं, मतलब जिसकी कोरिलेटिव ड्यूटी बनती है। भाई बाकी लोगों की क्या कोरिलेटिव ड्यूटी बनती है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना किया जाए किसी भी पर्सन के थ्रू। तो मेरे अलावा जो अन्य व्यक्ति हो गए वो कौन कहलाए, पर्सन ऑफ इंसीडेंस। मैम दोनों बार आपने पर्सन ऑफ इंसिडेंट लिखवाया हुआ है। नहीं, पहले वाला मैंने बोला पर्सन ऑफ इनहेरेंस। अगर आपने दोनों जगह इंसिडेंस लिखा है तो उसे प्लीज करेक्ट कर लीजिए, पहले वाला है पर्सन ऑफ इनहेरेंस। वैसे मुझे यही याद है कि इनहेरेंस बोला है, बट हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। और दूसरे वाला है पर्सन ऑफ इंसिडेंस। पर्सन ऑफ इनहेरेंस है ओनर ऑफ द राइट, और पर्सन ऑफ इंसिडेंस है अगेंस्ट होम द राइट अवेल्स। ठीक है सर? यस मैम। ठीक है मैम। थर्ड है कंटेंट ऑफ द राइट। कंटेंट ऑफ द राइट, जिसके फेवर में कोई भी राइट क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ द राइट। मतलब देखो, वो व्यक्ति कंटेंट ऑफ द राइट कौन होगा, इसको मैं, आप एक बार ना पहले बस ऐसे ही लिख लो, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। फोर्थ हो गया आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिससे रिलेटेड कोई भी राइट या कोई भी एक्ट रिलेट करता है। जैसे मैंने लैंड का एग्जांपल दिया था, लैंड क्या हो गई, सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट हो गया। सब्जेक्ट मैटर कह लो या ऑब्जेक्ट ऑफ राइट कह लो। और फिफ्थ है टाइटल ऑफ द राइट। टाइटल ऑफ द राइट, ठीक है, जिसका टाइटल होगा। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ इन पांचों जो ये एलिमेंट्स हैं इनको। देखो मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, ए है, वो हाउस परचेज करता है किसी दूसरे पर्सन से, है ना, घर खरीदता है। अब यहाँ पे जो बायर है जिसने खरीदा है वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर्सन ऑफ इनहेरेंस, ठीक है, क्योंकि वो ओनर हो गया। और जो सेलर है या जो अदर पर्सन है जनरली, वो क्या होंगे, पर्सन्स ऑफ इंसीडेंस, ठीक है। और जो हाउस है वो क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट्स, ठीक। और कंटेंट्स ऑफ द राइट क्या होगा, कंटेंट ऑफ द राइट ये होगा कि भाई जो सेलर है या जो और जो लोग हैं वो बायर्स का जो पीसफुल पोजेशन है या जो एंजॉयमेंट है हाउस का उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको हम बोलेंगे कंटेंट ऑफ द राइट, नॉट टू डिस्टर्ब, नॉट टू डिस्टर्ब द बायर या नॉट टू डिस्टर्ब द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटेंट ऑफ द, कंटेंट्स ऑफ द राइट। और टाइटल, टाइटल क्या होगा, टाइटल ऑफ द राइट क्या होगी, जो कन्वेंस डीड है या सेल डीड है उस हाउस की, है ना, जो परचेजर को दी जाती है, परचेजर के थ्रू एक्वायर की जाती है फ्रॉम इट्स फॉर्मर ओनर, उसको हम बोलते हैं टाइटल, टाइटल ऑफ द राइट। अब समझ में आ गया?
यस मैम। है ना। तो ये जो थे, ये 5 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी भी लीगल राइट के, या मैं कहूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं। अब आपका शुरू होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। ठीक है, एक्सक्यूज इंपॉर्टेंट मैम, पार्ट। जी मैम एक इसमें क्वेश्चन था कि जो टाइटल है, हाँ। आपने जो हम्म एग्जांपल दिया जिसमें हमने परचेज किया, एक्वायर किया किसी प्रॉपर्टी को, लेकिन हम्म कुछ नेचुरल राइट्स हैं, जैसे मेरा रेपुटेशन का है, मेरी बॉडी का है, तो वो वो तो अलग हम होगा। कहीं से एक्वायर नहीं करते। मेरी बॉडी का अंदर कोई मुझे मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, वो मुझे वो क्षति नहीं आपका पहुंचाएगा। नहीं, वो आपका तो इंडिविजुअल राइट्स है, वो अलग है। ठीक है, वो आपका इंडिविजुअल राइट है। जो आप बोल रहे हैं कि कोई आपको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, क्षति नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, ये जी आपका जी राइट है। और इसके साथ साथ सामने वाले की ड्यूटी है कि वो ऐसा ना करे। और अगर करते हैं तो अगेन ये स्टेट के अगेंस्ट है, तो आपका ये एब्सोल्यूट राइट है, तो क्राइम की डेफिनेशन में चला जाएगा। इन राइट्स में वही है ठीक जो है, हमने एक्वायर किए हैं, जो आपने समझा है, हाँ किसी जी, हाँ टाइटल जी, हाँ जी। कन्वेंस डीड के थ्रू या कुछ डीलिंग ये मैंने के थ्रू कुछ जो हम कैरेक्टर, एक्वायर करते हैं। देखो ये ना मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी जी लीगल राइट के लिए, है ना, कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये 5 एलिमेंट हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, जी ये जो है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इस तरीके से हैं कि अगर आपके साथ कुछ और पर्सन भी इन्वॉल्व है, मतलब इंडिविजुअल राइट ना हो करके, मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी कि जी राइट्स जो होते हैं ना, लीगल राइट्स के अलावा, मतलब जो अगर हम इन जनरल बात करें तो 2 तरीके के राइट्स होते हैं। एक होता है प्राइवेट राइट और एक होता है पब्लिक राइट। ठीक है, तो पब्लिक राइट जो होता है वो अगेंस्ट द वर्ल्ड होता है, मतलब या हम कहें कि अगेंस्ट स्टेट के प्रति हो गया, वो पब्लिक राइट्स हो गया। तो यहाँ ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये पब्लिक राइट के हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल राइट्स की कर रहे हैं, ठीक है, या प्राइवेट राइट की कर रहे हैं, जो कि इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, पर्सपेक्टिव, हाँ हाँ प्रॉपर्टी भी तो प्रॉपर, इंडिविजुअल राइट ही हो गया ना एक हाँ तरीके से। इंडिविजुअल राइट्स में हो गया, लेकिन ये एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है जिसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जी आपका पर्सनल राइट कह लो, या इंडिविजुअल राइट, या प्राइवेट राइट कह लो, और पब्लिक राइट, दोनों तरीके का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अब डिपेंड ठीक है करेगा कि आप कौन सा राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप पर्सनल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंडिविजुअल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसके 1 या 2 एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप पूरा पब्लिक राइट पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके उसके रिलेशन में जो एलिमेंट्स लगते होंगे, 2 हैं या 3 है, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो एक तरीके से एज अ होल है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर जी। अच्छा, हाँ, उसके बाद अब आपका आता है लीगल राइट्स इन अ वाइडर सेंस। ठीक है, अब ये जो वाइडर सेंस है ना, वाइडर सेंस करवाने के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, या लीगल राइट से रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, जैसे कि हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी हो गया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ड्यूटी की बात कर लें, तो ड्यूटी क्या है? ड्यूटी एक तरीके से ऑब्लिगेशन का ही एक स्पीशीज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी कोई भी एक्ट करना या ना करना। ठीक है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि वाइडर सेंस में राइट्स की कोरिलेटिव ड्यूटी होती है। मतलब अगर आप कोई राइट अवेल कर रहे हो तो उसके साथ में ड्यूटी भी चलेगी। ड्यूटी को एक तरीके से कंडक्ट होता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सम एंड। ठीक, चाहे वो मोरल ड्यूटी भी हो सकती है या अदर ड्यूटी भी हो सकती है। तो ड्यूटी को अगर ड्यूटी के जो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीगल ड्यूटी की मैं बात कर रही हूँ कि एक तो ये जनरल होनी चाहिए, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हम इस पे लगा सकते हैं। दूसरा, प्रोमलगेटेड होनी चाहिए, मतलब ऑफिशियली अनाउंस होनी चाहिए, पता होना चाहिए सबको। इंटेलिजिबल होनी चाहिए, बाय रीजनेबल होनी चाहिए, अपने आप में कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, और ये एक तरीके से इस तरीके की होनी चाहिए कि जो इनर मोरालिटी को भी फुलफिल करती हो। तो ड्यूटीज के अंदर ये
एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, यानी कि ये गुण होने चाहिए। तो ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि राइट्स और ड्यूटीज मेनली एक साथ चलेंगे। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ पहले। कॉन्सेप्ट पहले क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी आपको पढ़ना है इनके पर्सपेक्टिव में होफिल्ड एनालिसिस। होफिल्ड एनालिसिस पढ़ने के लिए ये जनरल टर्म आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरा आता है राइट एंड लिबर्टी। ठीक है, राइट आप पढ़ के आ चुके हो। राइट क्या होते हैं? एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि राइट जो है एक तरीके के बेनिफिट हैं जो कि आप किसी पर्सन से डराइव करते हो। अब लिबर्टी पे मेन फोकस करो कि लिबर्टी क्या होती है। लिबर्टी या प्रिविलेज, लिबर्टी या प्रिविलेज के अंदर आपकी आ जाती है फ्रीडम, कि आपको कुछ करना है या नहीं करना है, मतलब आप कुछ करो या ना करो, ये चूज करने की जो फ्रीडम है, दिस इज कॉल्ड लिबर्टी या प्रिविलेज। ठीक है, इसको हम लिबर्टी या प्रिविलेज कहेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक व्यू और आता है लिबर्टी ऑफ प्रिविलेज में, कि जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन तो ये कहते हैं कि लिबर्टी और राइट ये सिनोनिमस होते हैं। हालांकि सामंड इसको मना करते हैं कि ये दोनों सिनोनिमस नहीं होते। अभी ये आगे चल के मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट आता है पावर। पावर आप किसको कहोगे? देखो, पावर का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास चॉइस होती है। चॉइस मतलब आपको, आपके अंदर एबिलिटी होती है कि आप जो है कुछ कर सकें। ठीक है, कुछ करे या ना करे, अपनी विल को एक्सरसाइज करने की जो आपके पास पावर होती है, जो आपके पास लिबर्टी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? पावर की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू मेक अ विल, विल बनाने की पावर आपकी अपनी है, आप अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हो। या पावर ऑफ सेल, वेस्टेड इन अ मॉर्गेज, मतलब आप जो है सेल कर सकते हो। अगर कोई चीज आपके पास मॉर्गेज है और टाइम पीरियड निकल गया है, सामने वाला लोन नहीं चुका रहा है, तो यू हैव द पावर टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। पावर टू सू, आप किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो, ये आपकी पावर है। पावर कह दो या राइट कह दो, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी सी होती है। अब उसके बाद जो पावर का जो कोरिलेटिव होता है वो लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी कैसे होता है कि भाई देखो, आपके पास अगर कुछ पावर आती है तो सीधी सी बात है, कुछ वो जो पावर होती है ना, वो लायबिलिटी भी लेकर के आती है। इसको भी मैं होफिल्ड एनालिसिस में बताऊंगी। दूसरा आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एंड डिसेबिलिटी। इम्यूनिटी क्या हो गई? इम्यूनिटी हो गई आपकी एक तरीके से फ्री विल। ठीक है, मतलब कोई लायबिलिटी नहीं हो आपके पास, नो लायबिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। या हम कह सकते हैं कि जहां पे कोई अदर पर्सन आपके अगेंस्ट में या आपके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं कर सकता हो। ठीक है, उसको कोई आपके अगेंस्ट कोई राइट ना मिले किसी दूसरे पर्सन को, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी का कोरिलेटिव होता है डिसेबिलिटी। ठीक है, अब ये जो इम्यूनिटी होती है ना, ये एक लेटिन मैक्सिम पर बेस्ड होती है। लेटिन मैक्सिम है नेमो डेट क्वोड नॉन हैबिट, जिसका मतलब होता है डिसेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन्स इन जनरल टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच दे डू नॉट देमसेल्व्स ओन। मतलब इसको अगर सीधे से शब्दों में समझें तो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से एग्जम्पशन, ठीक है, कोई भी लीगल रिलेशन से एग्जम्प्ट कर देना इम्यूनिटी कहलाती है। तो अब हमें ये चार चीजें देखनी है: राइट, लायबिलिटी, पावर एंड इम्यूनिटी। अगर मैं छोटे छोटे एक एक लाइन में इनको बताऊं तो राइट क्या हो गया? जहां पे कि जो कि लीगली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, मतलब राइट आपका क्या है कि जहां किसी दूसरे व्यक्ति को आपके आपके प्रति कुछ करना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? राइट कहेंगे। कि भाई जैसे आपका राइट है कि आप एजुकेट हो, है ना, आप पढ़ाई करो, स्पेशली टीचर से आप एजुकेशन लो, क्योंकि आपने फी पे की है, नहीं भी की है तो भी ठीक है, आपका ये राइट है कि टीचर आपको पढ़ाए। ठीक, तो अब
आपके बिहाफ पे मेरी ड्यूटी बनेगी इस को रिलेशन में, ठीक है, कि मैं आपको पढ़ाऊं। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, मान लो आपने लैंड ली है तो आपके पास ये लिबर्टी है कि भाई आप जो है अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंगली विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ लॉ आप उसको एंजॉय करो, ठीक है, कोई भी इंटरफेरेंस आपके पास नहीं करेगा। मतलब लिबर्टी को हम अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो एक तरीके से फ्रीडम हो गई है, आप कुछ भी करो अपनी प्रॉपर्टी के साथ, किसी से कोई मतलब नहीं। पावर, पावर क्या है? जहां पे कि आप इफेक्टिवली किसी दूसरे के अगेंस्ट में कुछ कर सकते हो, उसको हम रखेंगे पावर की कैटेगरी में, या मैं कहूं कि उसको हम बोलेंगे पावर, जहां आपके पास राइट है कि आप इफेक्टिवली दूसरे के अगेंस्ट उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, तो ये क्या होगा? पावर। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज दैट विच अदर पर्सन कैन नॉट डू इफेक्टिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ यू, जहां पे कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, आप एग्जम्प्टेड हो, तो इसको हम बोलेंगे इम्यूनिटी। अब ये जो टर्म्स हैं समझ में आ गई? हेलो, या मैम थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है ये, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, चलो हाँ ये थोड़ा सा मैं समझ रही हूँ ऊपर से जा रहा होगा, फिर से समझा दो, मैडम ये कोई मैक्सिम आपने बताई थी एक, और दोबारा बता दीजिए, वो लिखी भी नहीं मैक्सिम है। नेमो डेट क्वाड नोन हैबिट। मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलना है एक बार। नेमो नेमो डेट 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 DAT डेट, ठीक है, क्वाड QUOD कोड ठीक है, नोन नोन मैं वहां हैबिट, जाऊंगा, हैबिट HABIT ये हैबिट, सब चीज याद देख सकता है। ये नॉन के बाद क्या बोला मैम? नॉन हैबिट मूल सब्जेक्ट जो है ना HABIT, वो लिख के आऊंगा, 25 ये मिनट विजय जी लिखूंगा माइक तो खाली बंद कर मिल लीजिए एक जाएगा, बार। ये सोच के ठीक है, लिखते हैं। ये जिसका बारीक बारीक मतलब चीज में होता है अगर याद आ डिसेबिलिटी। गया वो ठीक समझ में। ये विजय जी आप माइक बंद कर लीजिए प्लीज। कर दिया, हाँ, डिसेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन्स इन जनरल। हाँ जी बिल्कुल, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, मैसेज कर दिया कुलदीप जी ने, आप उसको देख लो। डिसेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन्स इन जनरल, ठीक है। अब आप ऐसा करो, इसको समझने के लिए ना एक बार वो निकाल लो, होफिल्ड एनालिसिस, होफिल्ड एनालिसिस। अगर बुक नहीं है प्रांच पे वाली तो आप ऐसा करो, गूगल पे उसकी इमेज निकाल लो, होफिल्ड एनालिसिस की टेबल है इसकी, होफिल्ड टेबल। मैडम मेरे पास जो प्रांचे हैं उसमें तो है नहीं सर उसमें अभी है तक। पेज नंबर 377, मैं प्रांच पे ही ले रही हूँ अच्छा, क्योंकि जो इसके ये बाहर होफिल्ड, हाँ जी, होफिल्ड का जो टेबल दी हुई है ना, ये केवल प्रांच पे में दी गई है। 377। हाँ जी, मेरे पास एडिशन कौन सा है? व्हाट्सएप पे डाल दी है मैडम मैंने इमेज। हाँ डाल दी ना, हाँ जी, मिल गया सर? अगर नहीं मिली तो आप व्हाट्सएप से देख लो इमेज। देखो, मेरा मेरा हो सकता है जाना आपका है। पुराना एडिशन हो, मेरा 2023 का एडिशन है, उसमें तो पेज नंबर 377 ही है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए, वहां पे इमेज शेयर की गई है। ओके जी, ओपन कर ली सबने इमेज? हाँ जी कर ली। हाँ जी कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये यहाँ ना आपको दो टेबल नजर आ रहे होंगे हॉफिल्ड टेबल के अंदर। पहले वाला है जहां पे लिखा हुआ है राइट, फिर ब्रैकेट में क्लेम है, उसके नीचे ड्यूटी है ना, साइड में लिबर्टी है, फिर नो राइट है, दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है।
हाँ जी दिख रहा है जी, है बुक में है। ठीक है, देखो अब इसमें ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, जहां पे ऊपर लिखा हुआ है राइट या हम क्लेम कह सकते हैं इसको, और नीचे लिखा हुआ है ड्यूटी, ये वर्टिकल लाइंस जो है, मतलब वर्टिकली जो है, इसको हम बोलते हैं जूरल कोरिलेटिव्स, राइट एंड ड्यूटी। और दूसरा है आपका प्रिविलेज या लिबर्टी या नो ड्यूटी, और नीचे है नो राइट या नो क्लेम। दिख गया सर? क्लियर हो गया? वर्टिकल पोजीशन में जो है ऊपर नीचे, ठीक है, सीधी खड़ी रेखाओं में। देखो अब ये वाला जो है ये जूरल पोस्टुलेट है, जूरल पोस्टुलेट बोलते हैं हम इसको। जूरल पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर किसी को राइट मिला है, ठीक है, राइट मतलब क्लेम है, या मान लो आपका हम एक्चुअली अगर बिल्कुल सही शब्द यूज करना चाहें तो क्लेम वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका राइट है कि भाई कोई भी पर्सन जो है वो आपको ना रोके या आपकी लैंड में ट्रेसपास ना करे, ये आपका राइट है। तो अब इसके जूरल कोरिलेटिव क्या होगा? ड्यूटी। आपका राइट है कि कोई इंटरफेरेंस ना करे, और दूसरे की ड्यूटी बनती है कि वो जबरदस्ती आपकी लैंड में एंटर ना करे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कोरिलेटिव्स, ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरे पार्ट में आता है लिबर्टी या प्रिविलेज या नो ड्यूटी। लिबर्टी मतलब आपकी फ्रीडम आपको मिली हुई है, प्रिविलेज का भी वही मतलब होता है। तो लिबर्टी या प्रिविलेज है तो सीधी सी बात है कोई ड्यूटी भी नहीं होगी, ठीक है। आपके पास मान लो सपोज लैंड का ही मैं फिर से एग्जांपल लूंगी कि आपके पास आपकी कोई लैंड है, तो अब आपके पास लिबर्टी है या मैं कहूँ प्रिविलेज है कि आप उसको कैसे भी एंजॉय करो, किसी भी तरीके से यूज करो, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है उसके प्रति, ठीक है। तो अब इसका कोरिलेटिव क्या होगा? नो क्लेम या नो राइट। भाई आपकी कोई ड्यूटी नहीं है तो सीधी सी बात है किसी दूसरे पर्सन का कोई राइट भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों जो जूरल पोस्टुलेट्स हैं ये कोरिलेटिव हो गए। अब इनके जो अगेंस्ट में है अपोजिटिव कोरिलेटिव्स हैं, वो क्या है कि सपोज अगर किसी के पास क्लेम है, राइट है, तो दूसरे के पास कोई राइट नहीं होगा उसके अगेंस्ट में। आप देखो अपोजिट में जो लाइंस है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास राइट है तो दूसरे बंदे के पास राइट नहीं होगा। नो राइट या नो क्लेम, क्लेम नो राइट या नो क्लेम। इतना समझ में आ गया? पहले ये बताओ, थोड़ा मैम सा समझ। सेकंड पार्ट समझ नहीं आया। सेकंड पार्ट आप है डायगोनल लाइंस की बात कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं सुनो, अब जो है, अब जो मैं बात कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल भी नहीं, अब बीच में इनके अपोजिट्स हैं, जहां राइट है नो राइट है, इसके अपोजिट में हॉरिजॉन्टल राइट्स तो अलग, हॉरिजॉन्टल लाइंस अलग है। हॉरिजॉन्टल जो है, जो साइड टू साइड चल रही है वो हॉरिजॉन्टल है, ये तो कंट्रोलिंग रिलेटिव्स हैं, इनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ जी। बात कर सॉरी डायगनली है मैम, ये जो मतलब जी, अपोजिट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो आपका कोई अगर सपोज आपका कोई क्लेम है या राइट है तो सामने वाले पर्सन का कोई राइट नहीं होगा। अब लेते हैं हम लिबर्टी। आपके पास मान लो लिबर्टी है या प्रिविलेज है, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, तो सामने वाले पर्सन की क्या बनती है? ड्यूटी बनती है, यानी इसका अपोजिट क्या होगा? ड्यूटी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए? जूरल अपोजिट, ठीक है। अब आते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरफ। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहती हैं? ये एक्चुअली कंट्राडिक्टरीज भी हम इसको कह सकते हैं। देखो राइट है तो राइट का सॉरी लिबर्टी से हम इसको उल्टा पढ़ते हैं। लिबर्टी है तो भाई सीधी सी बात है, लिबर्टी है या प्रिविलेज है या कोई ड्यूटी नहीं है, तो इसका क्या बनेगा? इसका कोरिलेटिव क्या हो गया? इसके साथ में कोई राइट नहीं होगा, राइट मिलेगा, राइट होगा, ठीक है। कोई राइट होगा तभी तो आपके पास कोई ना कोई लिबर्टी होगी, ऐसे तो कोई लिबर्टी नहीं होती है। राइट है तो राइट के साथ क्या चलती है? लिबर्टी चलती है। कैसे चलती है? कि आपके पास आपकी लैंड से रिलेटेड राइट है तो आपके पास लिबर्टी है, आप उसके साथ कैसे भी यूज करो, कुछ भी करो उसका। अब दूसरा हॉरिजॉन्टल इसका क्या है?
कि भाई आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो फिर आपके ऊपर ड्यूटी इंपोज हो जाएगी। आपको अपनी ड्यूटी निभानी होगी कि अगर दूसरे पहले पर्सन के पास मान लो लैंड से रिलेटेड राइट है, तो भाई आपके पास कोई राइट तो है नहीं ना, आप कोई क्लेम कर सकते हो, लेकिन ड्यूटी है, ड्यूटी आपको निभानी पड़ेगी कि उसकी लैंड में इंटरफेरेंस ना करो। अब ये इतना समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताइए। हेलो। ऑनेस्टली मैम अच्छे से समझ नहीं आया ये। अच्छे से, ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है, होफिल्ड एनालिसिस। अच्छा ऐसा करो, अभी जितना समझ में आ रहा है समझो, एक बार आप इसको खुद से पढ़ के देखना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी नहीं आया था एलएलबी में ये समझ, और सच कहूँ तो एलएलएम तक नहीं आया था। एग्जाम में जी, आता है क्या ये? हाँ जी, मैम ये समझ में नहीं आ रहा हाँ है जी, ग्राफ। ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, 10 नंबर का है 20 का। सर ये आएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ कि ये आएगा, इसको या तो रट लो या समझ लो। वैसे तो ये मैम बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। देखो सीधी सी बात है, आपके पास राइट है तो सामने वाले के पास ड्यूटी है, तो ये कोरिलेशन हो गया। आपके पास लिबर्टी है, आपको आप बिल्कुल फ्री हो, तो जब लिबर्टी है तो कोई किसी के पास कोई राइट तो होगा ही नहीं ना, उसके साथ उसका कोरिलेशन ये है कि कोई राइट भी नहीं है, लिबर्टी है तो कोई राइट भी नहीं है। अपोजिट में ये है कि राइट है तो सामने वाले के पास कोई राइट नहीं है, आपके पास लिबर्टी है तो सामने वाले के पास ड्यूटी है, अपोजिट में ये है। सिर्फ यही तो 4 वर्ड है सर। हाँ जी मैम। मैम रट लेंगे, 5-6 बार बना लेंगे, 10 बार तो याद हो जाएगा। हाँ नहीं, 5-6 बार बनाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक बार एक चीज दिमाग में बैठानी है। मैम आप जस्ट जी, एक चीज बता दीजिए, लिबर्टी है तो ड्यूटी कैसे होगी फिर? लिबर्टी है, देखो लिबर्टी से मतलब यहाँ पे है कि आपके पास कुछ प्रिविलेज है। ओके। ठीक है, प्रिविलेज कैसे है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपके पास प्रिविलेज ये है कि आप उसको अपने तरीके से कैसे भी यूज कर सकते हो, पर सामने वाले के पास तो कोई प्रिविलेज नहीं होगा इन योर प्रॉपर्टी। सामने वाले की तो केवल ड्यूटी बनेगी, वो भी लीगल ड्यूटी बनेगी कि भाई आपकी प्रॉपर्टी में किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ ना करे या आपके उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, उसकी तो ड्यूटी है ना। यस मैम, ओके मैम। तो बस यही तो है हाँ जी, समझ आ गया। है ना। भाई जो चीज आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं होगी, जो दूसरे के पास है वो आपके पास नहीं होगी, बस ये सीधा सा संबंध है। ठीक है, ओके। अब ये तो था ये वाला पहले वाला चार्ट। अब आप आ जाओ दूसरे वाले चार्ट के पास। दूसरे वाला भी सेम ऐसा ही है। दूसरे वाले में शब्द अलग कर दिए गए हैं। शब्द अलग कैसे कर दिए गए हैं कि इसको रिप्रेजेंट किया गया है पावर के साथ। यहाँ 4 शब्द है, पावर, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी और लायबिलिटी। अब ये बिल्कुल सीधा सीधा सा है। देखो सपोज आपके पास यदि कोई पावर है तो सीधी सी बात है, पावर हमेशा क्या लेकर के आती है, आपने बहुत सुना होगा, पावर हमेशा लायबिलिटी भी लेकर के आती है। अगर आपके पास कोई पावर है, सपोज आपके पास कोई अथॉरिटी है कुछ करने की, तो सीधी सी बात है आपकी लायबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होगी। जितनी ज्यादा आपके पास पावर होगी, जवाबदेही उतनी ही ज्यादा होगी, लायबिलिटी आपकी उतनी ही बनेगी। यानी कि पावर और लायबिलिटी ये हमेशा एक साथ चलते हैं, ये दोनों ड्यूरल पोस्टुलेट्स कोरिलेटिव्स होते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है। यस मैम। मैम इसको याद रखने का अगर मैथ के हिसाब से देखे, ये जो 2 जी फिगर दिया है, अगर 45 डिग्री पे इनको रोटेट कर दे जी, तो उसके बाद जो वर्टिकल हो जाएगा राइट, बिल्कुल तो राइट का अपोजिट हो गया नो राइट, और लेफ्ट में हो गया ड्यूटी, ड्यूटी का अपोजिट होगा लिबर्टी। तो लिबर्टी ये बिल्कुल। एक दूसरे के अपोजिट मतलब उसमें हो जाएंगे, तो एक तरह हाँ से वो जी, ग्राफ की फॉर्म में वैसे रट्टा मारा जा सकता है कि भाई ये रट्टा, जी बिल्कुल जी, रट्टा ही मारना है इसका। ठीक है, मैम इम्यूनिटी रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, इम्यूनिटी होती है प्रिविलेज या एग्जम्पशन। ठीक है, एग्जम्पशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाँ,
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सपोज अगर किसी ने, जैसे अभी यूजीसी का रूल आया था कि अगर किसी की पीएचडी कंप्लीट है तो उसको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, यानी वो क्या है, एग्जम्प्टेड है, उसको क्या मिली हुई है, इम्यूनिटी मिली हुई है या प्रिविलेज मिली हुई है जो कि दूसरों को नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या हो गई, एग्जम्पशन हो गई। ठीक, अब उसके बाद है नेक्स्ट वाला पॉइंट, इसके कोरिलेट जो चलती है वो चलती है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी यानी कि अगर आपके पास इम्यूनिटी है तो फिर आपके पास क्या होगी, आपके जो इसके कोरिलेशन में आएगी वो आएगी डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब कुछ नहीं करना। ठीक है, इसकी इम्यूनिटी की जो कोरिलेटिव है वो डिसेबिलिटी होती है। तो आप इम्यून हो, एग्जम्प्टेड हो, तो मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप डिसेबल हो एक तरीके से। तो ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेटिव होते हैं। ठीक है, अब इम्यूनिटी के साथ आपका आता है हाँ, इम्यूनिटी के जो अगर मैं हॉरिजॉन्टल बात करूं तो इम्यूनिटी के साथ है हॉरिजॉन्टल में, या कंट्राडिक्टरी अगर मैं बात करूं तो इम्यूनिटी के साथ आएगा आपका पावर। ठीक है, इम्यूनिटी अगर आपको मिली हुई है तो पावर कोई नहीं होगी, है ना। डिसेबिलिटी अगर आपके पास है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो सीधी सी बात है लाइबिलिटी भी नहीं होगी। तो अब अगर हम इनके अपोजिट की बात करें तो पावर का अपोजिट होता है डिसेबिलिटी। आपके पास कोई पावर है तो सामने वाला पर्सन डिसेबल होगा। यहाँ दो पर्सन को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को याद रखनी है कि आपके पास कोई पावर है तो दूसरे व्यक्ति के पास डिसेबिलिटी होगी, वो कुछ कर नहीं सकता। भाई आपकी पावर है, आप जो चाहो करो, सामने वाला बंदा क्या करेगा। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आपके पास इम्यूनिटी है, एग्जम्पशन है, तो सामने वाले के पास कोई भी लायबिलिटी, उसकी कोई लायबिलिटी होगी। आप एग्जम्प्टेड हैं लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो लायबल होगा, उसकी लायबिलिटी होगी। तो भाई ये है आपका जूरल पोस्टुलेट, हॉफिल्ड एनालिसिस ऑफ राइट्स। आधा समझ में आया है आप लोगों को, आधा समझ में नहीं आया है, पर लेकिन इसका रट्टा लगा लेना, याद कर लेना इसको, कैसे भी करके, ड्रॉ करके, या जैसे भी आप जो भी मैथ्स लगाओ, साइंस लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर इसको याद कर लेना। ठीक है, इस टेबल को। हेलो, ये कितने मार्क्स, 10 मार्क्स में आता है ये? 10 मार्क्स में आता है। तो टेबल ही ठीक बना है, देंगे और अब क्या। देखो, अब इसकी मैं एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। ये जो हॉफिल्ड एनालिसिस है जिसमें इतना दिमाग लग रहा है ना, इतनी बुद्धि खराब हो रही है, टेबुलर फॉर्म में है। कैसा हो अगर मैं ये कहूं कि इस हॉफिल्ड एनालिसिस को ठीक ही नहीं बताया गया है, मतलब ये सही ही नहीं है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों किया गया है, किस ग्राउंड पे किया गया है कि भाई ये जो लीगल राइट्स के जो इन्होंने कोरिलेटिव्स दिए हैं ना, इसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दिया है, मतलब इसका कोई तालमेल ही नहीं बैठता है एक चीज का दूसरे के साथ में, बस इन्होंने इसको आगे पीछे इधर उधर कर दिया है। लेकिन मजेदार बात ये है कि आपको ये फिर भी पढ़ना है। ठीक है, क्रिटिसाइज इसको जूलियस स्टोन ने किया कि आपने ये जो खिचड़ी बनाई है ये एक्चुअली है क्या, समझ से बाहर है, लेकिन इसकी फिर भी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्यों है, इम्पोर्टेंस ये है कि भले ही चाहे ये खिचड़ी बन गई हो, इधर उधर हो गया हो, लेकिन फिर भी इसने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया इस हॉफिल्ड एनालिसिस ने। मतलब लोगों को ये बता दिया कि जो लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी आप मोमेंटरी डिस्प्लेस कर सकते हो, उनमें भी एब्स्ट्रैक्शन हो सकते हैं, एडिशन हो सकते हैं, ताकि लॉ की बेटर अंडरस्टैंडिंग की जा सके इन इट्स सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है मैम, ये तो इंटरकनेक्टेड है सब एक दूसरे के साथ। हाँ जी, इन्होंने मतलब बस इधर उधर ला दिया। हाँ, जी। ये कोई क्लियर फार्मूला तो दिख नहीं रहा है। ना क्लियर फार्मूला है ही नहीं, पर लेकिन 10 नंबर में पूछा जाता है। सर हम लोग इसे साइंस और मैथ्स की तरह ना, ये लॉ है पता है, लिखना है सर, बिल्कुल वो नहीं है साइंस, प्योर साइंस नहीं है सर। क्रिटिसाइज इसीलिए इसको किया गया है। ठीक है सर। ठीक है मैम। जी मैम। जी, अच्छा, अब उसके बाद आपका रह जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स।
चलो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए, मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे। क्लासिफिकेशन यानी कितने तरीके का होता है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जो हैं, देखो पहला है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। अब परफेक्ट राइट्स कौन से होते हैं? परफेक्ट राइट्स वो होते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सिएबल होते हैं या कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू इन्फोर्स जिनको किया जाता है, उनको हम बोलते हैं परफेक्ट राइट्स। ठीक है, लॉ उनको इन्फोर्स करता है। इम्परफेक्ट राइट्स कौन से होते हैं? इम्परफेक्ट राइट्स जो होते हैं ये लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज तो होते हैं फॉर सर्टेन पर्पस, बट इनकैपेबल होते हैं फॉर द लीगल इन्फोर्समेंट, मतलब इनका लीगल इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता, हालांकि लॉ के थ्रू ये रिकॉग्नाइज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टाइम बार डेब्ट होता है। ठीक है, टाइम बार डेब्ट क्या है? आपने किसी को डेब्ट दिया, उसके लिए जो एक लिमिटेशन पीरियड होता है, सामने वाले ने आपका लोन पे नहीं किया, लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक लिमिटेशन पीरियड होता है सूट फाइल करने का, है ना, फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। मान लो लिमिटेशन पीरियड में 3 साल दिए हुए हैं कि जब से आपका लोन का रीपेमेंट जो भी आपने डेट दी थी कि भाई इस डेट तक आप पेमेंट कर देना, उसने नहीं की, तो उसके बाद में 3 साल का मान लो टाइम पीरियड है कि आप सूट फाइल कर सकते हो, और आपने 3 साल के अंदर नहीं सूट फाइल किया, तो अब ये ऐसा तो नहीं है कि आपका जो राइट था वो हो गया। पैसे लेने का राइट तो फिर भी लीगली है, लेकिन अब आप उसको कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, क्योंकि आपका जो एक लिमिटेशन पीरियड था वो ओवर हो चुका है, आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। तो ये होते हैं इम्परफेक्ट राइट्स। हालांकि कुछ केसेस में इम्परफेक्ट राइट्स को परफेक्ट बना दिया जाता है, जैसे अगर मान लो कोई बॉन्ड था वो अनस्टैम्प्ड रह गया, तो और बाद में आप उसको अनस्टैम्प्ड रह गया, तो ये इम्परफेक्ट राइट क्रिएट करेगा ना। लेकिन बाद में क्या करो कि जो भी पेनल्टी थी आप वो पेनल्टी दे करके उसको परफेक्ट बना लो तो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन जनरल शब्दों में इम्परफेक्ट राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। इलीगल नहीं होते हैं, लीगल होते हैं पर इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। ठीक है जी। ये मैम डीपीएसपी को भी इसमें ले सकते हैं नहीं? वो राइट नहीं है ना आपका। ओके, ठीक है ना, वो आपको वैसे राइट्स दिए गए हैं, बट सूट फाइल करने का हाँ वैसे ले सकते हो, नहीं इम्परफेक्ट में वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड थोड़ी ना होता है। जो डीपीएसपी होते हैं वो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होते ही नहीं है, क्योंकि वो स्टेट की अपनी मर्जी होती है कि वो इनको इन्फोर्स कराए या ना कराए। ठीक है, तो उसको आप अलग रखिए, वो नहीं हो सकता है। ये एक जनरल राइट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके मैम। अच्छा, अब दूसरा आता है पॉजिटिव एंड निगेटिव राइट्स। ठीक है, पॉजिटिव राइट्स जो होते हैं, पॉजिटिव राइट्स के साथ पॉजिटिव ड्यूटी होती है। पॉजिटिव राइट्स मतलब कुछ करने का अधिकार, है ना, तो यानी कि पॉजिटिव ड्यूटी बनेगी कि आपको उसके कोरेस्पॉन्डेंस में कुछ ना कुछ करना होगा। निगेटिव राइट्स जहां आपको ये कहा जाता है आपको ये चीज नहीं करनी है ना, आपके पास ये राइट है कि आपको नहीं करना है, तो जहां मना किया जाता है और निगेटिव ड्यूटी उसके साथ होती है, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव राइट्स। ठीक है, पॉजिटिव कुछ करना है और निगेटिव कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही जैसे पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो राइट आता है, अच्छा चलो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पॉजिटिव राइट आपका क्या है कि भाई आप जो है लॉ को फॉलो करें। ठीक है, निगेटिव सेंस में आपको मैं अगर कहूं तो भाई आपको किसी भी पर्सन को मारना नहीं है। ठीक है, मारना नहीं है, या नो वन शुड डिफेम, नो वन शुड डिफेम मी। ठीक है, तो अब मेरा ये वाला जो राइट है कि भाई कोई भी मुझे डिफेम नहीं करना चाहिए, कि कोई नहीं कर सकता है, वो निगेटिव राइट है। ठीक है, पॉजिटिव राइट की भाई मेरा ये राइट है कि मैं किसी को जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करूं, तो वो हो गया पॉजिटिव राइट, मतलब कुछ करना है तो पॉजिटिव, कुछ नहीं करना है तो मतलब निगेटिव। फिर थर्ड टाइप का जो राइट आता है वो आता है राइट्स इन रेम और राइट्स इन पर्सोनम।
देखो, राइट्स इन रेम जो होता है ये एक लेटेंट टर्म है। राइट्स इन रेम जो कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आपको मिला हुआ होता है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे संसार के अगेंस्ट में होता है। जैसे कि राइट्स इन रैम, हाँ, जो क्राइम होता है, ठीक है, क्राइम जो होता है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है, यानी हर एक पर्सन के अगेंस्ट होता है, यानी कि ये जो होता है ये राइट इन रैम होता है ना, हर एक व्यक्ति के, पूरी सोसाइटी के खिलाफ क्राइम होता है, तो वो राइट इन रैम होता है। राइट इन पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट अवेलेबल होता है, जैसे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बिटवीन पार्टीज टू पार्टीज हो गया, तो ये क्या हो गया आपका पर्सोनम हो गया, राइट इन पर्सोनम मतलब पर्सनल हो गया एक तरीके से। तो ये भी जो होते हैं दो तरीके के हो गए, राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम। क्लियर है इतना? यस मैम। ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट्स। प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट्स। प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं आपके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के, मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड, जैसे कि राइट ऑफ ओनरशिप हो गया, राइट टू पोजेशन हो गया, ये आपका है प्रोप्राइटरी राइट। पर्सनल राइट जो कि आपके पर्सनल कंडीशन से रिलेटेड है, पर्सनल स्टेटस से रिलेटेड है, जैसे कि आपका राइट टू हेल्थ हो गया, है ना, राइट टू फैमिली हो गया, तो ये आपके क्या होंगे, पर्सनल राइट्स हो गया, या राइट टू मेक अ विल हो गया, ये क्या है, पर्सनल राइट्स है, कॉपीराइट हो गया, ये सब कुछ। नेक्स्ट आता है राइट्स इन रीप्रोप्रिया एंड राइट्स इन रीअलाइना। अब राइट्स इन रीप्रोप्रिया क्या होता है? राइट्स इन रीप्रोप्रिया का मतलब होता है राइट ओवर वन ओन प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट्स ओवर वन ओन प्रॉपर्टी मतलब मेरी खुद की प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार कहलाता है राइट्स इन रीप्रोप्रिया। राइट्स इन रीअलाइना क्या होता है? राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, किसी और की प्रॉपर्टी में मेरा राइट, जैसे कि चार्जेस हो गए, या फॉर एग्जांपल अगर कोई मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन जिसने जिसने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है, या मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लिया है, या कुछ उस प्रॉपर्टी में वो कर रहा है अदर देन द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो वहां आपका जो राइट क्रिएट होगा उस प्रॉपर्टी में वो कहलाएगा राइट इन रीअलाइना, ठीक है। आप मॉर्गेज कह लो, या जैसे टेंडर लेते हैं, बहुत सारी चीजें, दूसरे की प्रॉपर्टी में अधिकार कहलाता है राइट इन रीअलाइना। मैम ये जो भी प्रॉपर्टी केयर टेकिंग के लिए मिलेगी सब पे अप्लाई हाँ, होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी, ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट टाइप जो आता है वो है प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट्स। फुल एंड एक्सेसरी राइट्स। देखो, प्रिंसिपल राइट्स जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी राइट से, जबकि जो एक्सेसरी राइट्स होते हैं वो एंसिलरी होते हैं टू द प्रिंसिपल राइट्स, मतलब प्रिंसिपल राइट्स से कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। सेम वैसे ही जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी इंडिपेंडेंट होते हैं, ड्यूटी थी ना, प्राइमरी ड्यूटी एंड सेकेंडरी ड्यूटी, सेम वैसे ही है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो अगर कोई डेप्ट जो है वो सिक्योर किया गया है बाय अ मॉर्गेज, ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी ऑफ डेप्ट जो है ये प्रिंसिपल राइट है, ठीक है, जबकि जो सिक्योरिटी है कि भाई उसके एवज में आपने जो भी सिक्योरिटी ली है वो एक्सेसरी राइट है। तो एक्सेसरी राइट हमेशा प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है या प्रिंसिपल राइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट आता है प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट्स। प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट्स। देखो, सैंक्शनिंग राइट आपका कब ओरिजिनेट होता है? सैंक्शनिंग राइट ओरिजिनेट होता है जब कोई रॉन्ग किया जाता है, कुछ गलत किया जाता है या वायलेशन किया जाता है। सैंक्शनिंग से यहाँ पे क्या मतलब है कि जब कोई पेनल्टी इंपोज की जाती है। प्राइमरी राइट क्या होता है आपका?
एंटीसीडेंट या सब्सटेंटिव राइट्स होते हैं, ये जो प्राइमरी राइट्स होते हैं, ठीक है। अब जब इनको वायलेट कर दिया जाता है तब सैंक्शनिंग राइट्स का ओरिजिन हो जाता है, मतलब सैंक्शनिंग राइट हो जाते हैं कि भाई आप जो है अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए पेनल्टी भी लगेगी बाय वे ऑफ कंपनसेशन और एनी अदर रेमेडी। हम इसको कह सकते हैं कि जो सैंक्शनिंग राइट्स होते हैं दे आर द रेमेडियल राइट्स। भाई उसकी क्या रेमेडी होगी अगर प्राइमरी राइट वायलेट होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स। लीगल राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ, ठीक है। और इक्विटेबल राइट्स कौन से होते हैं, जो कि इक्विटी के थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं, या मैं कहूं कि कोर्ट ऑफ चांसरी के थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं। देखो इसके लिए ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। इंग्लैंड में क्या था, कॉमन लॉ था, ठीक है, पहले कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ था। तो कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ जो था उसमें लीगल राइट्स जो थे वो रिकॉग्नाइज किए जाते थे बाय द कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ, ठीक है। अब वो जो कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ था ना वो बहुत ही रिजिड था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत रिजिड थे, मतलब जो किताब में लिख दिया, जो कोडिफाइड है उसी के अकॉर्डिंगली उनको डिसीजन देना होता था। बट धीरे धीरे क्या पाया गया, कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ में कुछ लूप होल्स मिले, क्या कि कई बारी उस कोडिफिकेशन के कारण ना इनजस्टिस भी हो जाता था। तो उसके पैरेलल एक अदर कोर्ट्स बनाई गई जिसको हम कोर्ट ऑफ चांसरी कहते थे, जो कि इक्विटी के बेस पे डिसीजन लेती थी। इक्विटी क्या कहलाती है, जस्टिस और जस्टिस और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे जो बेस थी, है ना, कि अगर मान लो एविडेंसेस कम भी हैं लेकिन नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि नहीं इस पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में डिसीजन होना चाहिए, तो ठीक है उसके फेवर में होगा, या दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिसीजन दिया जाएगा, उस पर कई सारे रूल्स आ जाते हैं। तो इक्विटेबल राइट्स जो हैं ये वो राइट्स हैं विच आर सोली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ चांसरी, ठीक है, समझ में आया। अब एक और चीज यहाँ पे आती थी कि अगर मान लो कॉन्फ्लिक्शन हो जाए कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ वाले राइट्स में यानी लीगल राइट्स में और इक्विटेबल राइट्स में, तो कौन से राइट्स प्रिवेल करेंगे, तो सीधी सी बात है लीगल राइट्स प्रिवेल करेंगे, इक्विटेबल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया नहीं? यस मैम। 20 नंबर में आएगा मैम ये। हाँ जी, इसमें से ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से वो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीगल राइट्स, ठीक है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स, या डिस्कस द लीगल राइट्स इन इट्स वाइडर टर्म, तो फिर वो होफिल्ड एनालिसिस आ जाएगा। और व्हाट आर द कोरिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, या तो इस तरीके से आ जाएगा या फिर दोनों को एक साथ पूछेगा। हालांकि या तो ड्यूटीज पे क्वेश्चन आएगा या फिर राइट्स पे आएगा, दोनों पे अगर आ गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दोनों पे नहीं आता है, पर कुछ ना कुछ इसमें से जरूर आएगा, ये श्योर है। चाहे वेरी शॉर्ट में वो आपसे यही पूछ ले। हाँ एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने आपको राइट्स इन रेम बताया है, राइट्स इन पर्सोनम, ये आपने टॉट्स में भी पढ़ा होगा, इस पे इंपॉर्टेंट टिक कर लो, चार नंबर में कई बार आ जाता है। दूसरा राइट्स इन री प्रोप्रिया एंड राइट्स इन रियलाइना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी कई बार 4 नंबर में आ जाता है। तो ऐसे जो काइंड्स हैं, काइंड्स अलग अलग करके भी वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है और पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है जी। मैम अभी कितने लेक्चर बचे हैं इसके? जूरिस्प्रूडेंस के भाई देखो जितने भी बचे हैं मेरे हिसाब से तो 5 लेक्चर और बचेंगे, 4 या 5 लेक्चर, ठीक है, पर आपका हो जाएगा, डोंट वरी। अब लेंदी टॉपिक में आपका ना एक टॉपिक और बचेगा जो थोड़ा सा समय और लेगा, वो है पोजीशन। और फिर उस वेस्टेड एंड हाँ वो मैं बता रही हूँ जी, बिल्कुल, अभी 2 और बच रहे हैं, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, चिंता मत करो, बताती। हाँ तो उसके बाद नेक्स्ट आता है वेस्टेड एंड कंटिंजेंट राइट्स, ठीक है। वेस्टेड एंड कंटिंजेंट, वेस्टेड राइट्स क्या होते हैं, वेस्टेड राइट्स होते हैं इमीडिएट राइट्स जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं और हेरिटेबल नेचर के होते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी आपका प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, यानी आपकी वो प्रॉपर्टी हो गई, वेस्टेड राइट आ गया आपके पास, ठीक है। दूसरा होता है कंटिंजेंट राइट।
कंटिंजेंट राइट्स जो होते हैं ये इमीडिएट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि ये डिपेंडेंट होते हैं अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स। मतलब कुछ होने या ना होने पे जो चीज डिपेंड करती है वो कहलाती है कंटिंजेंट राइट्स। जैसे कि सपोज अगर मैं मान लो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं अपनी बेटी के नाम पे, और मैं ये कंडीशन लगा दूं कि जो प्रॉपर्टी है ये पूरे तरीके से ये इसको एंजॉय कर सकती है जब तक ये 21 इयर्स की नहीं हो जाती, ठीक है। उससे पहले ये केवल उसको यूज कर सकती है, प्रॉपर्टीज के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी। 21 इयर्स की जब ये हो जाएगी तो प्रॉपर्टीज को मिल जाएगी। तो ये जो 21 इयर्स वाली कंडीशन है, ठीक है, जैसे ही वो 21 इयर्स ऑफ एज अटेंड करेगी उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले उसका कंटिंजेंट इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। कि भाई मान लो भगवान ना करे 21 साल तक से पहले कुछ हो जाए तो नहीं होगी, और सही में हो गया तो हो जाएगी। तो ये किसी घटना के होने या ना होने पर डिपेंड करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ठीक है जी, समझ आ गया? यस मैम। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पब्लिक राइट्स जो अगेंस्ट या टुवर्ड्स द स्टेट होते हैं, प्राइवेट जो कि आपके पर्सनल होते हैं। अब ये मेरी साइड से आपका काइंड्स ऑफ राइट्स है वो कंप्लीट हो गया है। मैम ये ऐसा राइट हो सकता रैम है, एंड राइट इन पर्सोना जैसा नहीं हो गया ये? हाँ ऐसा ही हो गया, सेम सेम सा ही हो गया, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर कराओगे आप? पोजीशन। ठीक है जी, चलिए आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको पोजीशन कराऊंगी, तो पोजीशन भी हो सकता है एक लेक्चर ले जाए। उसके बाद वाले जो टॉपिक हैं वो तो फिर एक एक लेक्चर में दो दो हो जाएंगे।